नमस्कार। जब भी चुनावी नतीजे आते हैं तो हेडलाइंस बनती हैं, बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन असली कहानी वो तो आंकड़ों के पीछे जमीन पर और लोगों की बातों में छुपी होती है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा क्षेत्र दादरी के 2022 के नतीजों की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर हमें असल में क्या बता रहे हैं, जीत के बारे में, हार के बारे में और शायद वापसी के रास्ते के बारे में भी। चलिए सबसे पहले एक नंबर पर गौर करते हैं। 1,38,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 2022 में दादरी में जीत और हार के बीच का फासला था। वोटों का इतना बड़ा अंतर ये सिर्फ एक जीत का संकेत नहीं है, ये एक राजनीतिक लहर की तरफ इशारा करता है। और साथ ही ये विपक्ष के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी, एक पहाड़ जैसी चुनौती को भी दिखाता है। अगर हम इसे प्रतिशत में देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को मिले लगभग 62% वोट, वहीं समाजवादी पार्टी सिमट कर रह गई सिर्फ 22.5% पर। मतलब दोनों के बीच करीब करीब 40% अंकों का फासला। ये एक तरफा मुकाबला था। इसे आप सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं कह सकते, ये एक राजनीतिक सुनामी थी। तो इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने के लिए हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम इस जबरदस्त जीत के आंकड़ों को और करीब से देखेंगे। फिर हम जमीन पर उतरेंगे और सुनेंगे कि लोगों की असल शिकायतें क्या थीं। इसके बाद हम दादरी के वोटरों के 3 अलग अलग चेहरों को पहचानेंगे और आखिर में हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या इस बड़ी हार के बाद भी वापसी का कोई रास्ता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आइए इन आंकड़ों का एक फोरेंसिक विश्लेषण करें और समझें कि ये जीत इतनी बड़ी और निर्णायक क्यों थी। देखिए, कोई भी राजनीतिक बदलाव रातों रात नहीं होता, उसकी जड़ें गहरी होती हैं। ये जो 2022 की जीत है, ये अचानक नहीं हुई। ये पिछले 1 दशक से चल रहे एक ट्रेंड का नतीजा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2012 में यहां बसपा का कब्जा था। फिर 2017 में हवा बदली और बीजेपी ने 53% से ज्यादा वोट शेयर के साथ एक बड़ी जीत हासिल की। और 2022 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 62% हो गया। ये ग्राफ एक सीधी चढ़ाई दिखाता है, जो साफ तौर पर बताता है कि जमीन पर बीजेपी की पकड़ लगातार मजबूत होती गई और विपक्ष की पकड़ कमजोर होती चली गई। लेकिन चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। अक्सर बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसों के पीछे जमीनी मुद्दे कहीं दब जाते हैं। अब हम उन असली समस्याओं की बात करेंगे, उन शिकायतों की जो दादरी के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रही थी। जमीन पर लोगों से बात करने पर एक भावना बार बार उभरकर सामने आई। जैसा कि एक मतदाता ने कहा, बीजेपी ने अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों को आगे कर दिया। ये बात एक बड़े डिस्कनेक्ट की ओर इशारा करती है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर की बातें और दूसरी तरफ लोगों की अपनी रोजमर्रा की परेशानियां। और ये परेशानियां कितनी असल थीं, वो इस एक लाइन से समझ आता है। दादरी में सड़कें नहीं, गड्ढे हैं। ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये एक नागरिक का रोज का अनुभव है, उसकी पीड़ा है। जब बुनियादी ढांचा ही ठीक ना हो तो लोगों में निराशा बढ़ना स्वाभाविक है। और ये सिर्फ गांव की बात नहीं थी। दादरी का एक बड़ा हिस्सा अब शहरी हो चुका है। ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग जो एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर यहां आए थे, वो भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। सालों से उनकी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई और उन्हें लगा कि उन्हें बीच मझधार में छोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम जमीनी शिकायतों की एक लिस्ट बनाएं तो वो कुछ इस तरह दिखती है। गड्ढों से भरी सड़कें, पानी और बिजली की अनियमित सप्लाई, सरकारी स्कूल और अस्पतालों की कमी, रुकी हुई फ्लैट रजिस्ट्रियां, किसानों का मुआवजा जो उन्हें नहीं मिला और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का न होना। ये सूची काफी लंबी है और ये दिखाती है कि विकास के कई मोर्चों पर एक बड़ा खालीपन था। अच्छा, तो हमने मुद्दों को तो समझ लिया। अब उन लोगों की बात करते हैं जो वोट देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर वोटर एक जैसा नहीं सोचता। दादरी का समाज भी कई अलग अलग समूहों से मिलकर बना है और हर समूह की अपनी उम्मीदें और अपनी प्राथमिकताएं हैं। दादरी की राजनीति को समझने के लिए यहां का समीकरण जानना जरूरी है। यहां गुर्जर समुदाय के लगभग 90,000 वोटर हैं, जो एक बड़ा और प्रभावशाली समूह है। शहरी आबादी जो हाई राइज सोसाइटियों में रहती है, वो भी अब 1 लाख के करीब है। और फिर दलित वोटर हैं, खासकर बादलपुर जैसे इलाकों में, जिनकी अपनी एक अहम भूमिका है। तो हमारा पहला वोटर है जमीनी वोटर। ये ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में रहता है। इससे बड़े बड़े नारों से मतलब नहीं है। इसकी मांगें बहुत सीधी और सच्ची हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार, पीने का साफ पानी और उसकी जमीन का सही मुआवजा।
ये ठोस काम चाहता है, जमीन पर दिखने वाला विकास। दूसरा चेहरा है आकांक्षी युवा का। ये वो नौजवान है जो शहरों में रहता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और बेहतर भविष्य के सपने देखता है। लेकिन वो बेरोजगारी से परेशान है, महंगे घरों से हताश है और आधुनिक शहरी सुविधाओं की कमी से निराश है। वो अवसर चाहता है, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल चाहता है। और तीसरा समूह है विरोधी गुट। देखिए, हर पार्टी का एक कोर वोटर होता है जो उसके प्रति वफादार होता है। यहां विपक्ष की रणनीति उन्हें अपनी तरफ खींचने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि रणनीति ये होनी चाहिए कि स्थानीय नाकामियों को इतने प्रभावी ढंग से सामने रखा जाए कि ये वफादार वोटर भी सोचने पर मजबूर हो जाए। या तो वो अपने समर्थन पर सवाल उठाए या फिर वोट देने ही ना निकलें। तो इन सारे विश्लेषण के बाद सवाल ये उठता है कि विपक्ष के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या यहां से वापसी मुमकिन है? हमारा आखिरी हिस्सा इसी पर केंद्रित है, एक डेटा पर आधारित प्लान जो सत्ताधारी को एक मजबूत चुनौती दे सके। अब जब हम एक रणनीति की बात करने जा रहे हैं तो एक बात समझना जरूरी है, ये सब विश्लेषण लोगों के डेटा पर आधारित हैं। भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के तहत हर व्यक्ति की निजता और सहमति का सम्मान सर्वोपरि है। किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की जानकारी का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, बल्कि एक बुनियादी सिद्धांत है। तो वापसी का ये प्लान 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा है। पहला, स्थानीय विकास के मुद्दों को अपना बनाना, सड़क, पानी और स्कूल की लड़ाई का नेतृत्व करना। दूसरा, जातिगत समीकरणों को दोबारा साधना, गुर्जर, ओबीसी और दलित वोटरों के बीच जो पुराना गठबंधन था उसे फिर से जिंदा करना। और तीसरा, शहरी युवाओं के साथ सीधा संवाद करना, उनकी नौकरियों की चिंता और रुकी हुई फ्लैट रजिस्ट्रियों के मुद्दे को जोर जोर से उठाना। ये एक बहुत ही साफ और एक्शन लेने लायक योजना है। और ये सब हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है, क्या एक ऐसी रणनीति जो सिर्फ और सिर्फ जमीनी मुद्दों पर और बहुत ही विशिष्ट वोटर समूहों तक पहुंचने पर केंद्रित हो, वो 1,38,000 वोटों के विशाल अंतर को पाट सकती है? इसका जवाब ही जमीनी स्तर की राजनीति का असली इम्तिहान होगा। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।